मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है यथार्थवाद और छायावाद। इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है काव्य कला और अन्य निबंध, और इसी संग्रह में से एक निबंध लिया गया है जिसका नाम है यथार्थवाद और छायावाद। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी के वर्तमान युग में देखिए दो प्रधान प्रवृत्तियां मानी हैं, और वो कौन कौन सी मानी है? यथार्थवाद और छायावाद। इन्होंने दो ये प्रवृत्तियां मानी है वर्तमान युग में। जयशंकर प्रसाद जी अपने निबंध यथार्थवाद और छायावाद में इन दोनों साहित्यिक प्रवृत्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण करती है। वे दोनों प्रवृत्तियां यानी कि जो दोनों प्रवृत्तियां हैं, छायावाद और यथार्थवाद को हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदी साहित्य के लिए यथार्थवाद और छायावाद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और वो दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। इसलिए यथार्थवाद और छायावाद के विषय में जयशंकर प्रसाद जी के क्या विचार थे, क्या उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए, इन सभी के बारे में आज हम इस निबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यह जान लेते हैं कि यथार्थवाद और छायावाद का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इस विषय में जयशंकर प्रसाद जी क्या मानते हैं कि यथार्थवाद जो है वह वास्तविकता का चित्रण करने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति है। यानी कि जो जैसा है समाज में साहित्यकार जैसा देखता है, जैसा अनुभव करता है, वैसा ही उल्लेख वह अपने साहित्य में करता है, चाहे वो गलत हो या ठीक हो। लेकिन साहित्य में वास्तविकता का वर्णन ही यथार्थवाद कहलाता है। यथार्थवाद में क्या होता है कि साहित्यकार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कहने का अर्थ है कि यथार्थवादी साहित्य वास्तविक स्थिति तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। ये तो था कि यथार्थवाद के विषय में जयशंकर प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि छायावाद के विषय में जयशंकर प्रसाद जी का क्या मानना है। देखिए, इनका मानना है कि छायावाद के अंतर्गत कवि की निजी अनुभूतियों का वर्णन अपने साहित्य में करता है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो उसकी कवि की जो अपनी निजी अनुभूतियाँ होती हैं, उसका अनुभव होता है, अपनी कविता में वो उसे वर्णित करता है। छायावाद जो है वो मनोवैज्ञानिक और कल्पना पर आधारित साहित्य माना जाता है। छायावादी कवि अपनी कविताओं में भावनाओं, कल्पनाओं और रहस्यवाद को व्यक्त करते हैं। छायावादी कविता भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति पर अधिक निर्भर करती है। तो ये तो था छायावाद। देखिए, यथार्थवाद और छायावाद किसे कहते हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी के विचार थे। तो देखिए, अब बात करते हैं कि इन दोनों प्रवृत्तियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो पहले देखिए यथार्थवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो यथार्थवाद है उसकी शुरुआत पुनर्जागरण या नवजागरण से मानी जाती है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने साहित्य में भावधारा को और वेदना को तथा आनंद को बहुत ही नए ढंग से प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इन्होंने लोगों के जीवन में जो दुख थी, जो वेदनाएं थी, उन्हें अपने साहित्य में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि भारतेंदु जी की जो कविता है देखी तुमरी काशी, यह उनकी यथार्थवादी कविता है। बेशक से ये जो कविता है इसके प्रतीक विधान थे वो दुर्लभ ही क्यों ना रहे हों, लेकिन फिर भी जीवन की अनुभूति का प्रयत्न हिंदी में उसी समय पर प्रारंभ हुआ था। इसलिए कह सकते हैं कि यथार्थवादी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माध्यम से हुई थी। यथार्थवादी की जो प्रधान विशेषता है वो क्या मानी गई है? वो जयशंकर प्रसाद जी ऐसा मानते हैं कि यथार्थवाद की जो प्रधान विशेषता है वो है लघुता की ओर साहित्य दृष्टिपात। ये उसकी प्रधान विशेषता मानी गई है यथार्थवाद की। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि पुराणों में जो देवी देवताओं का चित्रण होता आया है अभी तक, उससे दृष्टि से हटाकर, मतलब जो देवी देवताओं का चित्रण होता आया है उनसे अगर दृष्टि हटाकर आम जनता के दुख दर्द, उनकी भावना, उनकी आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित हुआ। यानी कि आम आदमी के जीवन का वर्णन शुरू हुआ साहित्य में। और इस परिवर्तन को लाने में हरिश्चंद्र जी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। बेशक से हरिश्चंद्र जी का कार्यकाल बहुत ही कम रहा, इसके बाद भी वो परिवर्तन लाने में सार्थक सिद्ध हुए
और यही कारण है कि इस काल को भारतेंदु युग से के नाम से जाना जाता है। उस समय क्या था कि एक विद्वान थे, नाम के एक विद्वान थे जो कि सरकारी भाषा के प्रयोग पर अधिक बल देते थे। तो उस समय पर सरकारी भाषा क्या थी, ब्रिटिश शासन था तो अंग्रेजी सरकारी भाषा थी, लेकिन हिंदी भी चलती थी। यानी कि हिंदी में वो क्या चाहते थे कि हिंदी में अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाए। लेकिन भारतेंदु जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारतेंदु जी चाहते थे कि हिंदी में अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, इसके बजाय तद्भव और देशज शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्हीं दिनों हिंदी और बंगला के महाकवियों में परिचय हुआ, और ये दोनों महाकवि कौन कौन से थे, हरिश्चंद्र जी और हेमचंद्र। हेमचंद्र जी जो थे वो बंगला के महाकवि होने के बावजूद भी बहुत सी हिंदी की प्राचीन कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया था, और हरिश्चंद्र जी ने विद्या सुंदर का जो अनुवाद है वो बंगला से हिंदी में किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से साहित्य में साधारण मनुष्य के जीवन का चित्रण होने लगा। उनके पहले क्या होता था, देवी देवताओं का चित्रण होता था साहित्य में, लेकिन भारतेंदु जी ने क्या परिवर्तन लाया, जो आम आदमी का जो जीवन है उसका वर्णन अपने साहित्यों में किया जाने लगा। देखिए, इसके साथ साथ भारतेंदु जी ने अपना जो ये यथार्थवाद है इसके अंदर आदर्शवादी साहित्य का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने राम की तरह आचरण करने के लिए कहा है, रावण की तरह नहीं। उसमें रावण का जो पराजय है निश्चित है। उन्होंने कहा है कि अगर हम रावण की तरह अगर व्यवहार करेंगे तो जिस प्रकार से रावण की पराजय हुई थी उसी प्रकार से हमारी पराजय भी निश्चित है। लेकिन साहित्य में ऐसे पात्र का पतन जो है वो आदर्शवादी के कारण किया जाता है। लेकिन यथार्थवाद में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य में कुछ दुर्बलताएं होती हैं, इसीलिए पतन का भी उल्लेख आवश्यक है। साथ ही पतन के मुख्य कारणों का भी उल्लेख किया गया है, और पतन का कारण जो है वो किसे माना गया है, वो सामाजिक रूढ़िवादियों को माना गया है। आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि देश, काल और पात्र के अनुसार ना कोई कर्म बुरा होता है और ना ही भला होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वह गलत माना जाएगा, लेकिन अगर देश के सिपाही युद्ध के समय किसी दूसरे देश के सिपाही की हत्या कर देते हैं तो वह ठीक माना जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ठीक और गलत का जो फैसला है उस समय की परिस्थिति के अनुकूल किया जाता है। लेकिन कई बार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मजबूरी में किए जाते हैं और ना चाहते हुए भी वह अपराधी बन जाता है, और जब हम उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था का पता करते हैं तो मालूम होता है कि उसकी दुर्बलता के पीछे कहीं ना कहीं समाज भी उत्तरदायी है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह जरूरी नहीं है कि आदर्शवाद हमेशा सही हो, यथार्थवाद से ही वास्तविकता का चित्रण होता है। इसलिए आम जनता की वेदना तथा वास्तविक स्थिति की से प्रेरित होकर जो साहित्य लिखा जाता है उसे यथार्थवादी साहित्य कहा जाता है। और जब यथार्थवादी साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आम आदमी के दुखों का कारण सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। आगे जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि यथार्थवाद जो है वो खाली शूद्रों का ही नहीं है अपितु महान का भी है। यथार्थवाद का मूल भाव क्या है, वेदना। हम कह सकते हैं कि जब आम आदमी, आम जनता बुरी तरह से पीड़ित होने लगता है तब वेदना की अनुभूति प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए आगे जयशंकर प्रसाद जी क्या लिखते हैं कि यथार्थवादी साहित्यकार और आदर्शवादी साहित्यकार में तुलना करते हुए लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए, समाज को सही राह दिखाना उसका कर्तव्य है। तो जयशंकर प्रसाद जी जवाब में लिखते हैं कि क्या आदर्शवादी है वो धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाए कि समाज में कैसा होना चाहिए, लेकिन जो यथार्थवादी साहित्यकार है वह तो समाज का वैसा ही उल्लेख करता है जैसा वो है। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि साहित्यकार ना तो इतिहास करता है और ना ही वो धर्मशास्त्र प्रणेता है, बल्कि इन दोनों से भी सर्वप्रिय है। साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा करने का काम करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि दुखपूर्ण संसार है और जो आनंदपूर्ण स्वर्ग है, इन दोनों का एकीकरण ही साहित्य माना जाता है।
तो ये तो थे जयशंकर प्रसाद जी के यथार्थवाद और आदर्शवाद के विषय में उनके क्या विचार हैं। देखिए, और अब हम क्या देखेंगे कि छायावाद के विषय में उनके क्या विचार हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के विषय में लिखते हैं कि जब कविता के क्षेत्र में कवि बाह्य वर्णन को छोड़कर आंतरिक अनुभूतियों का वर्णन करने लगता है तब वह छायावाद कहलाता है। जब कवि बाह्य सौंदर्य को छोड़कर आंतरिक अनुभूतियों का वर्णन करता है तो कवि को क्या होता है कि अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक नई भाषा शैली की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है, जब शब्द और अर्थ का सही ढंग से प्रयोग किया गया तब वह छायावाद का सृजन हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि प्राचीन साहित्य में छायावाद अपना स्थान बदल चुका है, परंतु उस समय कुछ विद्वानों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। तो इस विषय में जयशंकर प्रसाद जी क्या लिखते हैं कि जब लोगों की वेदना और कवि की चेतना, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यह कवि की स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समाज की अभिव्यक्ति बन जाती है। तो ऐसा छायावाद किसी भाषा के लिए शाप नहीं हो सकता। इस प्रकार जो छायावाद है, इस प्रकार का छायावाद है वो लोक मंगल कार्य यानी कि लोगों का कल्याण करने वाला है। छायावाद की आलोचना में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो छायावाद है वो अस्पष्टवाद का उसमें रंग दिखाई देता है, यानी कि छायावाद जो है वो अस्पष्ट है। इस विषय में जो कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो भी कवि कहना चाहते हैं कविता में, कवि क्या कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता, प्रतीत नहीं होता कि कवि क्या कहना चाहते हैं अपनी कविता में। तो इस विषय में जयशंकर प्रसाद जी कहते हुए लिखते हैं कि कभी कभी कवि की अनुभूति और शब्द में सामंजस्य नहीं होता, या फिर कवि शब्दों का ठीक तरह से जो चयन नहीं कर पाता, कभी कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तब कई बार ऐसा होता है कि कवि की बात जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। लेकिन ये कहना कि जो छायावाद है वो स्पष्ट नहीं है, ऐसा वो नहीं मानते। जो वास्तविक नहीं है या जो वास्तविक नहीं है वही छायावाद है, क्योंकि छायावाद के अंतर्गत कवि अपनी निजी अनुभूतियों को प्रकट करने का प्रयत्न करता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि छायावाद अस्पष्ट है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी यह स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति पर निर्भर करती है। छायावाद की अब विशेषताएं उन्होंने क्या क्या बताई है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर इनकी विशेषता की बात करी जाए तो ध्वन्यात्मकता, यानी कि जिसमें कुछ ध्वनि हो जिसे सुनकर आनंद का अनुभव आए। लाक्षणिकता, यानी कि लक्षणा का प्रयोग होना चाहिए। सौंदर्य में यानी कि कविता में सुंदरता की अभिव्यक्ति हो। इसी प्रकार प्रतीत विधान, यानी कि प्रतीकों का उपयोग उसमें किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब इस प्रकार की विशेषताओं का वर्णन कविता में किया जाता है तो वह छायावादी कविता बन जाती है। यानी कि अपनी आंतरिक अनुभूतियों को जब कवि अपनी कविताओं में वर्णन करता है वह छायावादी साहित्य कहलाता है। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थवाद और छायावाद के विषय में अपने सुंदर विचार प्रकट किए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।